Section 55. 56 पे आओ। Section 56. Health and safety of accused person. It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of health and safety of the accused. अब समझ में आया हम तुमसे क्यों बोल रहे थे कि पुलिस वालों को जब कस्टडी में लेना होता है किसी आदमी को तो इतनी टेंशन रहती है। वो यही टेंशन है कि उनकी ड्यूटी है कि जिस व्यक्ति को कस्टडी में लिया है, एक्यूज को कस्टडी में लिया है, तो उसकी जो हेल्थ है और सेफ्टी है उसका पूरा ध्यान रखा जाए। आया समझ में? तो अब अगर क्या कहते हैं इसको किसी प्रकार का थ्रेट है या कुछ है तो इन सब का ख्याल भी इसी को रखना पड़ता है पुलिस वालों को, है ना। और ये पिए खाए हैं साले, कैसे भी आ गए हैं, कुछ कर दिया है और मर मुरू ना जाए, ठीक है। तो इनकी जिम्मेदारी भी पुलिस की होती है। ठीक है। Section 57. Person arrested to be taken before magistrate or officer in charge of police station. A police officer making an arrest without warrant shall, without unnecessary delay and subject to the provisions herein contained as to the bail, take or send the person arrested before a magistrate having a jurisdiction in the case or before the officer in charge of a police station. अगर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है तो पुलिस वालों को क्या है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ बेल, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा या ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन के सामने पेश किया जाएगा। Section 58. Person arrested not to be detained more than 24 hours. No police officer shall detain in custody a police person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable, and such period shall not, in the absence of a special order of a magistrate under section 187, exceeds 24 hours, exclusive of a time necessary for the journey from the place of the arrest to the magistrate's court, whether having jurisdiction or not. देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है, मेंस में भी कई बार पूछा गया है, ठीक है ना, 24 घंटे में पेश करने के लिए, क्योंकि सेम चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में भी दी हुई है, ठीक है ना। 22 हाँ 21 नहीं, आर्टिकल 22 में ही है, ठीक है। उसमें ये दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि पुलिस ऑफिसर डिटेन तो कर सकता है बिना वारंट के अगर अरेस्ट किया है, लेकिन देखो सेक्शन 58 पे अपन आते हैं, ठीक है। ये बोल रही है कि पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अगर अरेस्ट करता है तो उसको डिटेन कर सकता है, लेकिन किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, अंडरलाइन कर लो भाई साहब, स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट मतलब कि अगर मजिस्ट्रेट ना कहते कि भाई हाँ 24 घंटे से ज़्यादा आप उसको निरुद्ध कर सकते हो, ठीक है ना। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट को पहले प्रस्तुत करना हाँ है। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट का जो स्पेशल ऑर्डर है कि पुलिस कस्टडी में रखना कि जुडिशियल एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही है ना। अंडर सेक्शन स्पेशल ऑर्डर अंडर सेक्शन 187 खोल लो। जब 24 घंटे में क्या नहीं हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है। जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, उस कंडीशन में क्या होता है, यार जो भी जानबूझ के आती है ऐसा लगता है मैं जमाई। सेक्शन 58 की बात करें तो ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर बिना वारंट के आपने अरेस्ट किया है तो 24 घंटे के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, हर सर्कमस्टेंसेस में उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना पड़ेगा, जब तक कि कोई स्पेशल ऑर्डर मजिस्ट्रेट का नहीं आता है, ठीक है। अब 187 क्या बोलती है, 187 ये बोलती है कि अगर 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई है ना, तो फिर मजिस्ट्रेट उसकी कस्टडी के आदेश दे सकता है। और प्रैक्टिकली देखेंगे तो यही होता है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि 24 घंटे में कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। आया समझ में। 24 घंटे में नाम पता नहीं पता चलता ढंग से कई बार, ठीक है। तो 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है।
अब 24 घंटे में क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती है तो आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना है। अब मजिस्ट्रेट उसकी कस्टडी का आदेश दे सकता है। ठीक, पुलिस कस्टडी या जुडिशियल पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी। किस ठीक है। ग्राउंड पे देता है कि कई पुलिस बार custody? उसके डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेज और नहीं डिपेंड्स अपॉन द क्राइम दैट हैज़ बीन कमिटेड एंड द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द ऑफेंस। ठीक। अगर अपराध इतनी गंभीर प्रकृति का है और ऐसा है कि जिसमें पुलिस को उसकी कस्टडी चाहिए क्योंकि जांच पड़ताल करने के लिए उसको अपना पावर एक्सरसाइज करना पड़ेगा। हम्म, अब वो जुडिशियल कस्टडी में नहीं है पॉसिबल। हम्म, ठीक है कि सर आपके सुपरविजन में रहेगा और आपकी उसमें रहेगा तो बार बार मतलब बेसिकली जुडिशियल उसमें वो रहता है ना कि हम सुपरविजन कर रहे हैं, उसका जुडिशियल कंट्रोल हमारे पास है उस आदमी की अरेस्ट का, कस्टडी का। लेकिन पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि 3-4 दिन 5 दिन वो केवल पुलिस की अभिरक्षा में रहता है और पुलिस सवाल जवाब करती है, पूछताछ करती है और अपनी व्यवस्था से उससे सबूत निकलवाती है और क्राइम की डिटेल्स निकलवाती है, ये सब करती है ना। अब अगर जुडिशियल कस्टडी में होता है तो जैसे अपन को कुछ भी है तो वो क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में देख रेख किसकी है, मजिस्ट्रेट की है, तो हर बार जानकारी हमें मजिस्ट्रेट को देनी पड़ेगी या कोई परमिशन मजिस्ट्रेट से लेनी पड़ेगी या हर बात उनको इंटीमेट करनी पड़ेगी, तो उधर पे क्या होगा कि प्रोसेस डिले होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, पुलिस कस्टडी को मांगते हैं। आया समझ में? लेकिन पुलिस कस्टडी की भी एक सीमा है, इससे ज़्यादा दिन की नहीं दे सकते। एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा दिन की दे नहीं सकते। तो पुलिस कस्टडी का बड़ा इशू रहता है कभी, और ऐसा नहीं होता है कि तुम्हें इकट्ठे पूरी मिल जाती है कि 15 दिन की दे दी कस्टडी, नहीं। क्योंकि भाई पुलिस कस्टडी भी पुलिस कैसे काम कर रही है ये तो आप लोगों को पता है। अब अगर उसी में पुलिस को अगर 15 दिन की कस्टडी दे दी तो हो गया काम। तो पुलिस को जब मजिस्ट्रेट को लगता है कि इतने दिन की हम दे सकते हैं तो देती है, नहीं तो मना करके जुडिशियल कस्टडी में डाल देती है। ठीक, इसमें लिखा है विदाउट वारंट। हाँ, तो ये जरूरी है, अगर विद वारंट हो तो जरूरी नहीं है फिर उसको। अगर वारंट के साथ मजिस्ट्रेट के, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक्सीड अंडर सेक्शन एक्सीड 24 आवर एक्सक्लूसिव टाइम नेसेसरी फॉर जुरिसडिक्शन, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या होता है, अगर आपने विद वारंट अरेस्ट किया है तो वहाँ पे आपको मजिस्ट्रेट आपको वो दे रहा है कि आप उसको अरेस्ट करके लाओ। तो जब मजिस्ट्रेट का आदेश ही उसको अरेस्ट करने के लिए, उसमें जरूरत क्या है, तो 24 घंटे का रूल ही नहीं इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक। अब जहाँ पे मजिस्ट्रेट को जानकारी ही नहीं है तो वहाँ 24 घंटे का रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक। सेक्शन 15 पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। देखो एक और चीज़ लिखी है, हाँ, 24 घंटे में कौन सा टाइम इंक्लूडेड नहीं है। तुम कभी भी ये नहीं याद रखना, ये बहुत लोगों का प्रश्न है और आम जनता का, तो तुम समझ लो बहुत उससे प्रश्न है कि सब जन क्या बोल देते कि 24 घंटे के अंदर क्या होगा कि उसको अरेस्ट करना है, ये पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने। अब वो क्या कहते हैं, कर्नाटक से लेके आ रहा है छत्तीसगढ़ से लेके आ रहा है, ठीक है, या कोई और महाराष्ट्र से लेके आ रहा है, अब 24 घंटे जर्नी में ही निकल गए उस आदमी के, तो फिर तो कस्टडी इलीगल हो गई और उसको तुरंत छोड़ने का लॉ प्रिज्यूम्ड है। पर ऐसा नहीं होता भैया, जितना समय उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में लग रहा है उसमें वो समय इन्वॉल्व नहीं होगा जो उसके ट्रैवल का टाइम है और ऐसे सर्कमस्टेंसेस का टाइम है कि जिसमें वो पेश कर ही नहीं सकता। आया समझ में? उस टाइम को हमेशा एक्सक्लूडेड रखा जाएगा। पता चला कि तुमने पूरा ट्रैवल टाइम जोड़ दिया तो पता चला कि वो मतलब महाराष्ट्र से निकला, इंदौर भी नहीं पहुंच पाया और तुमने बोल दिया कि अरे यार ये तो अब तो आपका कस्टडी इलीगल हो गया, आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है ना, वो टाइम एक्सक्लूडेड है। ठीक। इसमें मजिस्ट्रेट कोर्ट वेदर हैविंग जुरिसडिक्शन और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कोर्ट का जुरिसडिक्शन है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आसपास कहीं भी कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश करना है, फिर वो डिसाइड करेंगे कि इसको कहाँ करना है, उस कस्टडी हिसाब से फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसको उसी वाले मजिस्ट्रेट के पास लिया जाता है। हाँ देखो, अल्टीमेटली जिस व्यक्ति के पास, देखो हाँ, जो ट्रायल करेगी वो तो कम्पिटेंट कोर्ट ही होगी, वही ना, वो वाली कोर्ट नहीं होगी जिसके सामने बस पेश कर दिया। बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहे हैं, जब रिमांड ड्यूटीज लगती है ना तो मजिस्ट्रेट ट्राई थोड़ी ना करता है। हाँ, कोई भी मजिस्ट्रेट हो सकता है, वो तो किसी भी थाने का। भाई क्या है सपोज एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगा दी 15 अगस्त के दिन, समझे ना।
अब 15 अगस्त के दिन आपका थाना क्षेत्र उस मजिस्ट्रेट का है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखा है ना जुरिस्डिक्शन हो या नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो कस्टडी का आदेश दे सकता है। आया समझ समझ में? गए। लेकिन ट्रायल हमेशा कंपिटेंट मजिस्ट्रेट ही करेगा, हाँ ठीक, ये इसका पक्की jurisdiction बात है, है। जिसका जुरिस्डिक्शन है। ठीक सर। Section 59. Police to report apprehension. Officer in charge of a police station shall report to the district magistrate, or if he so directs, to the subdivisional magistrate, the cases of all persons arrested without warrant within the limits of their respective stations, whether such persons have been admitted to bail or otherwise. देखो जो थाना इंचार्ज है, थाना इंचार्ज की ड्यूटी है, काय की ड्यूटी है, थाना इंचार्ज की ड्यूटी है कि वो क्या करेगा, वो डीएम को या अगर डीएम बोले कि एसडीएम को, तो सारे जो बिना वारंट के अरेस्ट करे लोग हैं उन सब की जानकारी किसको देगा, इनको देगा। ठीक, ये अप्रहेंशन मतलब अरेस्ट ही। अप्रीहेंशन मतलब कस्टडी में रखना, अपने डिटेन करके रखना बेसिकली। अरेस्ट मतलब उसको पकड़ना एक बार, एक एक्ट है, उसको फिर रखे रहना, वो अप्रहेंशन आ जाएगा। एप्रीहेंशन मतलब डिटेंशन। ठीक है। Section 60. Discharge of a person apprehended. No person who has been arrested by a police officer shall be discharged except on his bond or bail bond or under the special order of a magistrate. नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज। एक बार अगर पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है तो वो डिस्चार्ज तभी होगा जब वो तो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे, बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट कर दे, या मजिस्ट्रेट का आदेश हो के इसको छोड़ दिया जाए। ठीक, मजिस्ट्रेट भाई का आदेश अगर कैसा किसी होगा? मजिस्ट्रेट का आदेश होगा कि मतलब इसको रिहा किया जाए, मतलब इसको फ्री किया जाए, इसने कोई अपराध नहीं किया है, ना कुछ समझ में आ रहा है, इसको ज़बरदस्ती पकड़े हुए हो आप। ठीक। आया समझ में? हवा में किसी को पकड़ लाए, आया समझ में? एक एक्स आदमी ने अपराध किया है, वाई आदमी को तुम पकड़ के लेके आ गए हो। ठीक। अब वाई आदमी सामने से देख रहा है कि ये वो है ही नहीं है जिसने अपराध किया है, कागजों से समझ में आ रहा है कि जिसके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है वो तो है ही नहीं। आया समझ में? अगर बहुत एक्सट्रीम केस में किसी सड़े से एग्जाम्पल को आपको समझना हो तो आप ये समझ लो कि भैया किसी अपराध महिला ने किया है, तुम पुरुष को निरुद्ध करके रखे हो, अब उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया तो बोले यार तुम तो ये तो अपराध महिला ने किया है, पूरी डिटेल महिला की है, अपराध में मेंशन सर्कमस्टेंसेस फैक्ट सब ये बता रहे कि महिला ने अपराध किया है, और पकड़ के पुरुष को लेके आ गए वहाँ। आया समझ में? Section 60. Power on escape to pursue and retake. If a person in a lawful custody escapes or is rescued, the person from whose custody he escaped or was rescued may immediately pursue and arrest him in any place in India. देखो हमारी कस्टडी से आप भागे हो, अगर पुलिस की कस्टडी किसी एक सपोज किसी थाने में या किसी उसमें जेल से आप भागे हो, तो वहाँ का अधिकारी आपको पूरे भारत में कहीं पे भी परस्यू कर सकता है पकड़ने के लिए। हमारी कस्टडी से जाओ भागे हो ना, तो हमारा अधिकारी आपको कहीं पे भी भारत में कहीं पे भी वहाँ से पकड़ के ले आएगा वापस, उसको कोई रोक थोड़ी ना सकता है, क्योंकि लॉ ने हमको पावर दे दिया है कि हम तुम्हें पूरे भारत में कहीं भी परस्यू कर सकते हैं अगर तुम यहाँ से भागे हो। ठीक है। Subsection 2. The provision of Section 44 shall apply to the arrest under Subsection 1, although the person making any such arrest is not acting under a warrant and is not a police officer having authority to arrest. 44 में कहा है यार? Terms of place entered by person sought to be arrested. वही ठीक है ना। द प्रोविजन शैल अप्लाई मतलब अगर किसी के घर में घुस गया है तो भैया वो 44 के जो कंप्लायंस है वो आपको करने पड़ेंगे। नो अरेस्ट शैल बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता और अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स। ये कह रहे हैं कि अगर अरेस्ट होगी तो केवल और केवल भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत या किसी स्पेशल विशेष कानून के अंतर्गत कोई प्रावधान है तो उसके अंतर्गत जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही होगी, अन्यथा और किसी प्रकार का कोई प्रावधान अरेस्ट के लिए नहीं है। और कोई व्यक्ति इस प्रोसीजर को फॉलो किए बिना या किसी स्पेशल प्रोसीजर को फॉलो किए बिना अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है। आया समझ में? Chapter 6. Process to compel appearance. A. Summons. Section 63. Form of summons. Every summons issued by a court under this Sanhita shall be in writing, in duplicate, signed by the presiding officer of such court or by such other officer as the High Court may from time to time by rule direct, and shall bear the seal of the court, or in an encrypted or any other form of electronic communication, and shall bear the image of the seal of the court or a digital signature. ठीक है। कितना बज गया टाइम देख पहले?
10 बज गया। अभी नहीं लगी? 10 बस नहीं बजाओ, क्योंकि रेडी होके वहीं पहुंचेंगे हम। अरे बहुत टाइम है यार। देखो, एवरी समन इशूड बाय अ कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी इन राइटिंग, ठीक है ना, डुप्लीकेट साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट और अदर ऑफिसर ऑफ एज द हाई कोर्ट में डीम फिट फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय रूल डायरेक्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। समन्स आपने देखे होंगे, जब भी कोई अपराध होता है तो कोर्ट के द्वारा समन्स भेजे जाते हैं। समन्स बेसिकली एक प्रकार का लेटर है किसी अथॉरिटी को आपको ये बताने के लिए कि भैया आपको इस दिनांक को इस न्यायालय में उपस्थित होना है, क्योंकि आपके खिलाफ इस नंबर का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। ठीक। आया समझ में? अब देखो, in an encrypted or any other form of electronic communication and shall bear the image and seal of the court और डिजिटल सिग्नेचर। इसको भैया स्टार लगा लो। ये बहुत दिनों बाद जो सौगात है वो कोर्ट को मिली है कि इलेक्ट्रॉनिक समन्स भी जा सकते हैं। आया समझ में? ये अभी तक बहुत कम जगह पे, मतलब जैसे मध्य प्रदेश में तो अभी तक अपन को देखने नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि bear an image of the seal of the court or digital signature in an encrypted or any other form of electronic communication। ये बेसिकली डिजिटल समन्स की बात कर रहे हैं। आया समझ में? ऐसा प्रावधान पहले नहीं था, और ये प्रावधान बेसिकली इसलिए है क्योंकि ये जो साल साल भर समन जाते रहते हैं ना, कोई आदमी मिल ही नहीं रहा है, उल्लू बना रहा है, उसको सीधे पहुंचेगा भाई साहब 1 मिनट में। हाँ, टाइमिंग बच जाएगी, सारी चीजें वो आई जैसे आपको मैसेज जैसे आपको रीड हो जाता है ना, भेज दिया और रीड हो गया तो ब्लू टिक आ गया, वैसे ही सीन समझ लो आप। थोड़ा थोड़ा ब्लू टिक नहीं आया वो वैसा वो देखो, हमने एक समझाने के लिए एग्जांपल दिया, उनका एक अलग सीन हो, उनका मतलब बेसिकली एक अलग प्रोसेस, अलग वो होगा, लेकिन होगा ऐसे ही कुछ कनेक्टेड। आया समझ में? अब तुम उसको ब्लू टिक और मतलब सीन वाला और नॉट सीन वाला वो अलग फीचर है, वो उसको हमने बेसिकली समझाने के लिए तुम्हें बताने के लिए बताया कि ऐसा ही कुछ होगा। आया समझ में? Section 64 summon house served every summon shall be served by a police officer or subject to such rule as the state government may make in this behalf by an officer of the court issuing it or other public servant, provided that the police station or the registrar in the court shall maintain a register to enter the address, email address, phone number and such other details as the state government may by rules provide। ठीक है। पुलिस ऑफिसर के द्वारा या जो कोर्ट ने कोई ऑफिसर अपॉइंट किया है या पब्लिक सर्वेंट, भैया अंडरलाइन कर लो कौन कौन संबंध दे सकता है। पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट जिसको उसने अपॉइंट किया हो भेजने के लिए। क्या लिखा है इसमें? समन किसके द्वारा सर्व किया जाएगा? अच्छा हाँ, ठीक है ना? by an officer of the court issuing it। 3 जन है ना? पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, 3 लोग हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आ जाओ इसके प्रोवाइडेड पे। पुलिस स्टेशन और द रजिस्ट्रार, देखो पुलिस स्टेशन और द रजिस्ट्रार इन द कोर्ट, इनने बोल दिया ना कि एंटर द एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर एंड सच अदर डिटेल्स एज द स्टेट गवर्नमेंट वे रूल्स बाय प्रोवाइड। ये बोलना है कि जिस व्यक्ति को समन भेजा भैया उसकी सारी डिटेल आप या तो पुलिस थाना या क्या रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट रखेगा, ठीक है ना? पुलिस स्टेशन में रजिस्ट्रार इन द कोर्ट भी होगा। फिर सबसेक्शन 2 the summon shall if practicable be served personally on the person summoned by delivering or tendering to him one of the duplicates of the summons। one of the duplicates of the summon ये क्या है? देखो भाई, समन हमेशा 2 कॉपी में जाता है। ठीक। एक कॉपी आपको दी जाती है, दूसरे पे आपके समन लिए जाते हैं कि आपने उसको रिसीव किया है। अच्छा, पोस्ट ऑफिस जैसे? पोस्ट ऑफिस जैसा। ठीक। न्यायालय नहीं रखता? न्यायालय तो नहीं रखता? न्यायालय के पास ही आती है वापस। अच्छा, वो साइन वाली? वो जो साइन वाली कॉपी आती है ना, हाँ। वो रिपोर्ट के साथ लग के आती है। जो भी मजकूरी जो या जो भी वो ऑफिसर है, हाँ। जो जाता है कोर्ट से आपको समन सर्व करने के लिए, वो कोर्ट को समन के कॉपी के साथ, दूसरी कॉपी के साथ एक रिपोर्ट भी देता है कि हमने इनको डिलीवर किया है, इनने रिसीव किया है। ठीक। आया समझ में? ठीक है सर।
Provided that summons bearing the image of the court seal may also be served by electronic communication in such form and in such manner as the state government may by rules provide. लेकिन राज्य सरकार अभी रूल्स बनाए तो तब ना होगा, इसलिए तो सारे मजिस्ट्रेट अभी तक इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ। एवरी पर्सन ऑन whom someone is so served personally shall, if required by the sign a receipt therefore on the back of other duplicate, जो हमने बता दिया। Section 60 service of a summon on corporate body firm and society. Subsection 1 service of a summon on a company corporation may be effected by serving it on the director, manager, secretary or other officer of the company or corporation or by letter sent by a registered post addressed to the director, manager, secretary or other officer of the company or corporation in India, in which case the service shall be deemed to have been effected when the letter would arrive in a ordinary course of post. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी बॉडी ऑफ फर्म, सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी, कोई फर्म है, कोई सोसाइटी है, कोई कॉरपोरेशन है, कोई कंपनी है, तो इनमें जो इनका जो मुख्य अधिकारी होता है, मैनेजर, डायरेक्टर, सेक्रेटरी, ठीक है ना, आप इनको बाकायदा क्या कर सकते हो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, ठीक है ना, और वो सर्व माना जाएगा जब ऑर्डिनरी कोर्स में उनको पहुंच गया हो, है कि नहीं। एक चीज लिखी है इसमें, एक नॉर्मल भेज सकते हैं डायरेक्टर, सेक्रेटरी और फिर दूसरा रजिस्टर्ड पोस्ट से इनको भेज सकते हैं, ऐसा है क्या? सर्विंग ऑन द डायरेक्टर, मैनेजर और बाय लेटर सेंट बाय रजिस्टर्ड पोस्ट। हाँ, मतलब है ना, देखो हमें बेसिकली साधारण तरीके से भी आप साधारण पोस्ट से भी भेज सकते हो। बेसिकली समझ 2-3 प्रकार से जाते हैं, हम आपको 2 प्रकार से तो देखो बहुत प्रैक्टिकली तुम्हें देखने मिलेगा, एक साधारण से और एक में रजिस्टर्ड पोस्ट के, और कई बार अपन दोनों तरीके से समन भेजते हैं, साधारण एवं रजिस्टर्ड पोस्ट से। ठीक, साधारण कैसे जाता है? साधारण जब नॉर्मली जाता है उसको अच्छा, वो बंदा लेके जाता है कोर्ट का। ठीक है, और रजिस्टर्ड से कि हम यहाँ से भी भेज दे रहे हैं कि वो अगर इसके पहले हो सकता है वो पहुँच जाए। ठीक। Explanation in this section, company means a body corporate and corporation means an incorporated company or other body registered as a company. आ गया। Subsection 2 service of a summon on a firm or other association of individual may be effected by serving it on any partner of such firm or association or by letter sent by a कोई registered post. सेम बात हो गई। इनने बोला है कि अगर कंपनी है तो सेक्रेटरी, डायरेक्टर, मैनेजर, फर्म है तो उनका पार्टनर, खत्म हो गया। आ जाओ। Section 60 service when some person summoned cannot be found. बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस व्हेन समन कैन नॉट बी फाउंड। भैया जब वो आदमी नहीं मिल सकता है तो फिर क्या करेंगे, हमें जिसको भेजना है वो भाग गया है साला, फिर क्या करेंगे। Where the person summoned cannot by the exercise of due diligence be found. हर भरसक प्रयास आपने कर लिया उसका एड्रेस पता करने का, उसके बावजूद भी वो नहीं मिल रहा है। The summon may be served by leaving one of the duplicates for him with some adult member of his family. आ जाओ। सर्व बाय लिविंग वन डुप्लीकेट ऑफ विद सम एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली रिसाइडिंग। किसी भी एक एडल्ट मेंबर को आप क्या कर सकते हो, दे सकते हो। पहले आप अगर इस प्रोविज़न को पढ़ते तो यहाँ पे लिखा हुआ था मेल मेंबर, अब यहाँ पे जेंडर न्यूट्रल कर दिया है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। समझ लेने में क्या दिक्कत है भाई, है ना। हम कौन बम दे के जा रहे हैं तुमको कि यहीं फट जाएगा। जैसे मान लीजिए इन लोगों ने समझ ले लिया, फिर भी वो व्यक्ति नहीं मिल रहा तो इन लोगों को कोर्ट में बुलाया जाएगा। हम सर्विस मान लेंगे, मतलब बेसिकली आप नहीं आ रहे हैं, आपके किसी मेंबर को फैमिली के हमने दे दिया। अब हमने अगर आपके मेंबर फैमिली को दे दिया है तो हमने सर्विस कर दी है। अब तुम आ रहे नहीं आ रहे, हम तो प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद कोर्ट तुमको बोल रही है कि तुम नहीं आ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है, अब फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। अच्छा, है ना। तुम ये सोचो कि तुम नहीं आओगे तो प्रक्रिया समाप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगी, सर्विस के लिए माना जाएगा, ऐसा नहीं कि इन लोगों को जाना पड़ेगा। नहीं, ये सर्विस मानी जाएगी कि भैया इनको सर्विस हो गई है। बता चश्मा बस इतना ध्यान रखो, जो एक्सप्लेनेशन है कि अगर आपने किसी नौकर को देने की सोच रहे हो तो नौकर मेंबर ऑफ फैमिली नहीं होता। सर्वेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ फैमिली। अब वहाँ पे पता चला नौकर ही, बोले साहब तो नहीं है। बीएनएस में हमने पढ़ा था, और सर्वेंट भी अगर अपन चोरी करते हैं तो सर्वेंट अपने ही आदमी माना जाता है। बहुत बढ़िया बात बोल रहे हो। ये अपराध के संबंध में है, सर्विस के संबंध में नहीं है। वही ना, हाँ, तो वो कंट्राडिक्शन नहीं है बेटा, ये बिल्कुल भी कंट्राडिक्शन नहीं है। अगर अपराध हो रहा है तो फिर हम उसको उस कनेक्शन में ले रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहा है, अपराध नहीं हो रहा, सर्विस करनी है, तो अब तुम्हें सर्वेंट को थोड़ा ना बुलाना है।
हाँ और सर्वेंट मेंबर ऑफ फैमिली भी नहीं है, फिर क्या करोगे? ठीक। भाई हमें तो वो आदमी चाहिए ना, वो आदमी है ही नहीं। अब साहब कहाँ है कहाँ नहीं है थोड़ी ना हर बार जानकारी उसको होगी नौकर को। कई केसेस में होती है, कई केसेस में नहीं होती। लेकिन अपन इस सर्विस का मान रहे थे, सब सर्विस कर रहे हैं, तो उसमें डाल सकते थे इसको किस, अपन थोड़ी उसको बुला रहे हैं ना, फैमिली मेंबर को इधर अपन बुला रहे हैं। नहीं 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 डाल सकते आप। सेक्शन 67 प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अभी जब तुमने 64, 65 और 66 पढ़ लिया, अब उसमें भी सर्विस नहीं हो पा रही है, ना मेंबर ऑफ फैमिली मिल रहा है, ना वो आदमी मिल रहा है, ना कोई मिल रहा है। ठीक। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, एक डुप्लीकेट को आपके घर के कंस्पिशियस पार्ट में जहाँ से वो दिख जाए, है ना, जहाँ वो रहता है वहाँ पे चस्पा कर देंगे, मतलब चिपका देंगे, हाँ है ना। तो उसके बाद कोर्ट चाहे तो डिक्लेयर कर सकता है कि समन सर्व हो गए, या फिर से फ्रेश सर्विस के लिए कह सकता है कोर्ट। फ्रेश सर्विस यानी सामान फिर न्यूज़पेपर से किसी में भी। फिर से भेजो, फ्रेश सर्विस मतलब फिर से। ठीक है। सेक्शन 68 सर्विस ऑन अ गवर्नमेंट सर्वेंट subsection 1 where the person summoned is the active service of the government, the court issuing the summons shall ordinarily send it in the duplicate to the head of the office in which such person is employed, and such head shall thereupon cause the summons to be served in the manner provided by section 64 and shall return it to the court under his signature with the endorsement required by that section. Subsection 2 such signature shall be evidence of due service. ठीक है। Section 69 service of summon outside local limit. When a court desires that a summon issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summon in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served. देखो यहाँ पे बोले व्हेन अ कोर्ट डिजायर्स, मतलब जब कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकता है, हर बार ऐसा नहीं होगा है, समझ में। और कोर्ट ऐसा चाहता नहीं है बार बार। भैया अगर आपको क्या करना है कि आपके क्षेत्र अधिकार के बाहर किसी को समन करना है, तो वैसे तो हम लोग समन दिल्ली को भी भेजते हैं, दिल्ली में भी भेजते हैं, इंदौर में भी भेजते हैं, तो मजिस्ट्रेट थोड़ी ना बोलता है। मतलब मजिस्ट्रेट डिजायर्स नहीं होता। एट एनी प्लेस आउटसाइड लोकल जज ऑर्डर एंड सेंड समन्स इन अ डुप्लीकेट टू द, मतलब ये बेसिकली बोला है कि कोर्ट को ऐसा लगे तो वो एक डुप्लीकेट कॉपी वहाँ के मजिस्ट्रेट को भेज देगा, पर ऐसा नहीं करता प्रैक्टिकली, है ना। जो समन सर्विस है वो सीधे ही होती है। समन सर्विस अपने आउटसाइड जुरिडिक्शन में हो सकती है, बिल्कुल करते हैं, नॉर्मली होती है। हाँ, मतलब इसके हमारा कहने का मतलब ये है कि इस प्रक्रिया का जो यहाँ पे दी हुई है कि ये मजिस्ट्रेट क्या करेगा, दूसरे मजिस्ट्रेट को भेजेगा, उस दूसरे क्षेत्राधिकार का वो मजिस्ट्रेट सर्विस करवाएगा। तो ये गोल गोल इतना नहीं घुमाते हैं। आप तो यहाँ से सीधे भेज दो। अच्छा, समझ गए। सेक्शन 70 लेकिन प्रावधान दिया है कि भैया हाँ कर सकते हैं। सेक्शन 70 proof of service in such case and when serving officer not present. Subsection 1 when a summon issued by a court is served outside a local jurisdiction and in any case where the officer who has served a summon is not present at the hearing of the case, an affidavit purporting to be made before a magistrate that such summon has been served and a duplicate of the summons purporting to be endorsed in the manner provided by section 64 or 66 by the person to whom it was delivered or tendered or both which it was left shall be admissible in advance and the statement made therein shall be deemed to be correct unless and until the contrary is proved. Subsection 2 the affidavit mentions रुक जा, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जब क्या होता है, समन जो लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर सर्व होता है, तो वो जो सर्व किया है जिस आदमी ने, वो क्या करता है, वो भाई उस समय जिस दिन हेयरिंग है उस दिन तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि भाई हेयरिंग तो कितनी सारी होती है और उस जो सर्विस ऑफिसर है उसके पास हजारों काम होंगे। तो भैया जिस दिन हेयरिंग होगी हो सकता है वो उस दिन उपस्थित नहीं होगा कि साहब हमने सर्विस करी थी, तो वो रिपोर्ट लगा के देता है और अपने साइन वाइन करके देता है। ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समवन इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस एन एफिडेविट परपोर्टिंग टू बी मेड बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने एक एफिडेविट देता है कि ये समन सर्व हो गए और उसी की एक डुप्लीकेट कॉपी उसके साथ लगा के देता है। ठीक है ना। और जो स्टेटमेंट है वो सारी ट्रू मानी जाती है अनलेस अनटिल कॉन्ट्री इज प्रूव्ड। बहुत बढ़िया। ठीक। सबसेक्शन 2 the affidavit mentioned in this section may be attached to the duplicate of the summons and returned to the court. ठीक है। Subsection 3 all summons served through electronic communication under section 64 to 70 and both inclusive shall be considered as duly served and a copy of such summons shall be attested and kept as a proof of service of summons. ठीक है ना। both inclusive मतलब ऑल समन सर्व थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, बोथ इंक्लूसिव मतलब अरे 64 में भी और 71 में भी, अभी 71 पढ़ोगे ना तो उसमें भी सर्विस ऑफ समन्स होगा। ठीक है ना, विटनेस को जो भेज रहे हो आप। नहीं इंक्लूसिव मतलब क्या होता है?
बोथ इंक्लूसिव शैल बी कंसीडर्ड एज ड्यूली सर्व्ड। बोथ इंक्लूसिव मतलब उसमें भी या इसमें भी, आप कैसे में भी भेजोगे हम उसको सर्व मानेंगे, है ना। Shall be considered बोथ to be- इंक्लूसिव का मतलब ये समझ लो कि दोनों सेक्शन में बोल रहे हैं वो। आया समझ में? 64 to 71, हाँ ना। 64 से लेकर All 71 तक। summons served through electronic communication under section 64 to 71 both inclusive shall be considered as duly served। इसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक। इनके वो रखना पड़ेगा। Last section of Last ही Section बढ़िया। 17, service of summon on witness. Not subsection 1. Notwithstanding anything contained in the preceding section of this chapter, a court issuing a summons to a witness may, in addition to and simultaneously with the issue of such summons, direct a copy of the summons to be served by electronic communication or by registered post addressed to the witness at the place where he ordinarily resides or carries on a business or personal work for gain. ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भैया आपने किसी विटनेस को समन भेजा है, तो विटनेस को आप साधारण समन भेज सकते हो, उसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसेक्शन 2, और ये 3 जगह है ना, ऑर्डिनरी रिसाइड जहाँ वो रहता है, जहाँ पे वो बिजनेस करता है। बहुत बढ़िया, तीनों जगह भेज सकते हैं जहाँ वो रहता है, बिल्कुल। इसको लिखना हो, याद करना हो तो कर लो। प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिसाइड्स, कैरीज ऑन बिजनेस और PWG, पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। PWG ये क्या होता है? पर्सनली वर्क्स फॉर गेन मतलब जहाँ पे वो मुनाफे के लिए काम कर रहा हो, बेसिकली प्रोफेशनल जगह उसकी खत्म। ठीक। भाई एक होता है धंधा, हम्म। एक होता है कि जहाँ वो रह रहा है, Employment. और एक होती है एम्प्लॉयमेंट। Subsection when an acknowledgement purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take delivery of the summons has been received or on the proof of delivery of summons under subsection 3 of section 70 by electronic communication to the satisfaction of the court issuing summons may deem that the summon has been duly served. भाई तुमने नहीं लिया, इससे क्या मतलब है? हमने अभी अपने कितने सारे आप समन भेजते हो, उनने नहीं लिए। आया समझ में?